अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जैसा कि आपको पता है, रमज़ान आने में सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी हैं और मेरी ये लास्ट मोमेंट वाली तैयारियां कुछ रह गई थी जो कि मुझे करना थी। मुझे अपने जितने भी ये प्रेइंग मैट होते हैं इनको वॉश करना था। काफ़ी अर्से से इनको नहीं वॉश किया था, तो मैंने सोचा कि रमज़ान के आने से पहले पहले इनको साफ़ सुथरा कर दूँ, ताकि एक तो रमज़ान की फेस्टिविटी का भी मतलब एक फ़ीलिंग आ जाए, दूसरा ये कि ये साफ़ भी हो जाए। मैंने सुबह उठते ही इनको वॉशिंग मशीन में डाला कि एटलीस्ट ये जो है ना काम ये हो जाए, उसके बाद मैं अपने बाकी काम करती रहूँगी। आज के व्लॉग में मैं आपको चटनियों की रेसिपी भी दूँगी जो कि हर साल मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन में मैट्स डाले हैं, उसके बाद मैं पानी डालूँगी और अभी मशीन को नहीं चलाऊँगी। जब पानी फिल हो जाएगा हम इसके अंदर फिर सर्फ़ और जो फैब्रिक कंडीशनर होता है ना या सॉफ्टनर होता है वो हम डालेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो मैट्स है ना उसमें पानी अगर मैं डाल के सर्फ़ भी साथ ही डाल देती हूँ तो सर्फ़ ना समटाइम्स इस पे चिपक जाता है कब कोई कपड़ों पे, और वो धुलने के बाद भी उसमें से उतरता नहीं है। तो इसलिए पानी फ़िल करके मैंने इसमें सर्फ़ डाला है ताकि ये पानी के अंदर ही घुल जाए, और मैं उसको हाथों से भी थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी। उसके बाद ये सॉफ्टलाइन है, ये फैब्रिक जिसे कहते हैं सॉफ्टनर होता है। इससे ये कि फैब्रिक आपका टॉवल हो गए, आपके मैट्स हो गए, आपके ब्लैंकेट हो गए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने साथ में डाली और खुशबू भी बहुत अच्छी इसमें से आ जाती है। तो बस ये अब मैं करके तो अपनी वॉशिंग मशीन मैंने चला दी। इसके बाद मैंने ना थोड़ा सा हाथ से इसको नीचे प्रेस कर दिया था, जो ऊपर ऊपर सर्फ आपको नज़र आ रहा होगा उसको। तो ख़ैर ये जो हमारे मैट्स हैं ये वॉश हो गए थे और कितने निखर गए हैं, इनको देख के मेरा दिल खुश हो गया था। पहले काफ़ी और इनमें से मैल भी काफ़ी निकली थी। तो उसके बाद मैंने इनको बाहर फैला दिया था ताकि अच्छे से इनको हवा और धूप लग जाए। ऊपर से मेरी अभी तैयारियाँ क्लीनिंग जो हैं वो अभी हो रही हैं। इस दफ़ा बस ना मैं थोड़ी लेट हो गई क्लीनिंग करने में, और मौसम जो है वो अब दोबारा से अब इस वीक पूरी बारिशें हैं और मैंने ब्लैंकेट्स भी अपने धोने थे क्योंकि वैसे भी सीज़न आउट हो रहा है, तो मुझे ब्लैंकेट अपने धोने थे। इसके अलावा मुझे अपने रग्स भी धोने थे रमज़ान से पहले पहले। तो ख़ैर ये कि मैट्स तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे क्योंकि ये स्पिन हुए हुए हैं, लेकिन ब्लैंकेट जो है ना ये एक दिन पहले मैंने ब्लैंकेट जो है ना भिगोया हुआ था, 1-2 दिन पहले। तो ये उसका क्लिप है, मैंने किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं किया। तो मैं ब्लैंकेट जो है ना इस तरह धोती हूँ। मैंने ये बड़ा वाला टब रखा हुआ है, इसके अंदर मैं सर्फ़ और पानी डाल के उसके बाद ब्लैंकेट डाल देती हूँ और उसको ओवरनाइट भीगा रहने देती हूँ, या एटलीस्ट सुबह अगर करूँ तो शाम तक भीगा रहने देती हूँ। उसके बीच में वक्फे वक्फे से इस तरह पाँव से ना हम उसको थोड़ा बहुत वॉश करते हैं। इस तरह बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। ये मेरी अम्मी का तरीका है, मेरी अम्मी, मेरी ताई अम्मा, मेरी दादू इसी तरह वॉश किया करती थी। तो मैं भी इसी तरीके से वॉश करती हूँ। इससे पहले मेरे पास हायर की 12 केजी वाली वॉशिंग मशीन थी, उसमें ये वाले ब्लैंकेट आसानी से धुल जाते थे। मैंने उसमें भी धोए हुए हैं ब्लैंकेट, लेकिन अब मेरे पास वो नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, ये है भी 8 केजी वाली। तो अभी मैं इनको टब में ही वॉश करती हूँ। इस तरह भी बहुत अच्छे वॉश हो जाते हैं। इसी में हम फैब्रिक कंडीशनर भी डाल लेते हैं और उससे ये होता है कि खुशबू और सॉफ्टनेस इसकी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ था। उस दिन मैंने पिंक वाला धो लिया था और इतने नीट एंड क्लीन हो गया ना। अब हमारे पास दोनों रूम्स में ना रज़ाइयाँ हैं। अब सीज़न थोड़ा चेंज हो गया है, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए एक एक रज़ाई काफ़ी है। तो इसलिए मैंने सोचा कंबल को तो धो के एटलीस्ट मैं कबर्ड में पैक करके रख दूँ, और रज़ाइयों के ऊपर क्योंकि मैंने कवर चढ़ाए हुए हैं, जब बिल्कुल गर्मी आ जाएगी ना तो मैं इनके कवर्स उतारूँगी धोकर, रज़ाइयों को ऊपर कबर्ड में रख दूँगी और जो इनके कवर्स हैं वो अपनी बेडिंग्स वाले कैबिनेट में रख दूँगी। तो मेरा ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो कंबल अभी धो लिए हैं, और रमज़ान में उम्मीद है कि मौसम ना काफ़ी हद तक रमज़ान के दौरान ही चेंज हो जाना है, तो फिर कंबल तो लिए नहीं जाने। तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले अभी हिम्मत है मुझ में भी और हुसैन भाई में भी। मैंने वैसे हुसैन भाई से ही धुलवाए थे। मुझ में ना तो इतनी ताकत थी कि मैं कंबल धोऊँ, दूसरा ये कि पाँव भी अभी इतना ठीक नहीं हुआ, और तीसरी बात ये कि फिर कमर वगैरह दुखने लग जाती है। तो और ये कि हुसैन भाई एक फ़ैसिलिटी थी मेरे पास, तो इस वजह से मैंने उनसे वॉश करवा लिए थी ये 2-3 चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रग जो है, एक तरफ कंबल हमने भिगोया हुआ था आज गोल्डन वाला, और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ना रग अपना सोचा कि ये छोटे वाला ना काफ़ी अर्से से ये भी मैला हुआ हुआ है। वाइट वाला तो धोते रहते हैं, लेकिन हालांकि वो बड़ा है तो ये छोटे वाला नहीं धोया था हमने। तो मैंने फिर सबसे पहले हुसैन भाई को कहा आज ये धो दें, जो वाइट एंड ब्लैक है वो हम एक दिन बाद धो देंगे। लेकिन अब जैसे सीज़न अब जैसे बारिशें हैं, पूरा वीक बारिशें हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अब मैं वो बीच रमज़ान के धुलवाऊँगी या किसी इस तरह किसी भी दिन में धुलवाऊँगी। तो खैर भाई ये काम कर रहे थे। उसके बाद
यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चटनियाँ। आपको पता है कि रमज़ान में इस तरह की चटनियाँ बहुत इस्तेमाल होती हैं, स्पेशली जब गेस्ट आए हों तो मल्टीपल चटनियाँ टेबल पे पड़ी हों अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने आलू बुखारा लिया था हाफ़ केजी के करीब, ठीक है। इसको हमने नहीं भिगोया, इसको नहीं भिगोते क्योंकि ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, ऑलरेडी सॉफ्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर इमली मैंने लिया, ये भी हाफ़ केजी के करीब। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती इतनी बड़ी हो गई कि मैंने ना 1 केजी के करीब हस्बैंड ने ली थी ये खुबानियाँ और ऐसे ही भिगो दी। मुझे चाहिए था इसमें से निकाल लेती, इतनी ज़्यादा चटनी बन गई कि मतलब इतनी हम खा भी नहीं सकते चटनी। तो ये तो थोड़ी-थोड़ी अच्छी लगती हैं कि एक-एक बोतल भर जाए और आप पूरे रमज़ान खा लें, कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको सर्व कर दें। लेकिन ख़ैर अब भीगी हुई खुबानियों का मैं क्या करती, तो मैंने फिर इनकी चटनी बना ली। मैंने सोचा कि चलें किसी को गिफ्ट कर दूँगी। तो बस यहाँ पर हमने क्या किया, रात को मैंने इमली और खुबानी दोनों को भिगो के रख दिया था। इन्हीं के पानी में हमने पैन में डाल देना है। खुबानी की चटनी ना बहुत मज़े की लगती है, स्पेशली हम इसको फ्रूट चाट में, मेरे ससुराल में ये इस तरह वो लोग फ्रूट चाट में या शक्कर जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं उनको सॉफ्ट करके इसके ये डाली हो, साथ में चाट मसाला डाला हो, बड़ी मज़े की लगती है। तो इस वजह से ना मैं भी अब बनाना शुरू हो गई हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बस खुबानियों को आपने सादे पानी में भिगोकर तो चूल्हा चला देना है मुनासिब सी फ्लेम पे। और मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला है क्योंकि काफ़ी पानी लेंगी, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। बस अगर आप आधा किलो लें तो आप 1 किलो के करीब पानी डाल दीजिएगा और हल्की आँच पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल डिप कर गई हैं पानी में। अब मैं इनको तब तक पकाती रहूँगी कि ये सॉफ़्ट हो जाएँ, तकरीबन आधे से पौने घंटे तक ये सॉफ़्ट हो जाएँगी। तब तक हम इसका चूल्हा चलता रहने देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब ये देखें, इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और हमने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है इसका पानी। और दूसरा ये कि ये सॉफ्ट हो गई हैं, रेशे-रेशे कुछ इसके पानी में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, कुछ ये टूट भी रही हैं, तो दैट मीन्स कि ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने इसका पानी जो है इनको ठंडा करना है, फिर हम ब्लेंड करेंगे, वरना ब्लेंडर आपका ख़राब हो जाएगा अगर शीशे का नहीं है तो। तो बस ये ठंडा होगा, फिर मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी और फिर हम इसमें स्पाइसेस अपने ऐड करेंगे। खुबानियाँ हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने इनको ब्लेंड कर दिया था। अब ये कुछ इस तरह की ब्लेंड होंगी। अच्छा, आपने घबराना नहीं, इसमें छोटे-छोटे आपको ज़र्रे से या आप कह सकते हैं कि छोटे-छोटे से ना आपको इसमें क्लॉट्स नज़र आएँगे, वो आते ही आते हैं, वो खुबानियों में होते हैं। जब आपने देखा होगा कि बाज़ार से भी जो समोसों पकौड़ों के साथ खुबानी की चटनी मिलती है, उसमें थोड़े-थोड़े पार्टिकल्स होते हैं। इसको मैंने बहुत फ़ाइन ब्लेंड किया था, लेकिन फिर भी इसमें कहीं-कहीं आपको पार्टिकल्स नज़र आएँगे, तो आपने परेशान नहीं होना, खुबानियों की चटनी इसी तरह की होती है। अब इसमें मुझे ज़रूरत लगी कि मैं थोड़ा-सा और पानी ऐड करूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा और पानी ऐड कर दिया। अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देना है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको रिक्वायर्ड इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो हासिल हो जाए, ठीक है। आपने जितनी गाढ़ी जितनी पतली रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे मुझे चटनियाँ ना इतनी गाढ़ी नहीं पसंद। दूसरी ये बात है कि जब ये इसको फ्रिज में हम रखते हैं ना, ये ठंडी होती हैं तो फिर थोड़ी और गाढ़ी हो जाती हैं। तो हमेशा चटनियाँ उतनी सी कंसिस्टेंसी बनाएं कि गाढ़ी होके थोड़ी सी वो बेहतर लगे, ना कि बिल्कुल ही हार्ड सी और वो मुरब्बा टाइप बन जाए। 2-3 लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि आपने भई महीने की इतनी ज़्यादा 5 किलो चीनी आपने ले ली, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो 5 किलो चीनी मैं पूरे महीने में हम लोग नहीं खाते। बच्चे थोड़ा-थोड़ा दूध में लेते हैं और हम चाय में लेते हैं। इसके अलावा हमारे घर बहुत कम मीठे बनते हैं। दूसरा ये कि रमज़ान के लिए मुझे चटनियाँ तैयार करनी थी और चटनियों में आपको पता है कि ज़्यादा चीनी जो है इस्तेमाल होती है। ख़ैर ये मैंने तकरीबन, जैसे आप समझ लें कि अगर आपने आधा किलो खुबानी ली है ना, तो आधा किलो के करीब इसमें चीनी डल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि खुबानी की चटनी मीठी होती है और ये थोड़े से खट्टी मीठी खट्टे मीठे से होते हैं, तो इस वजह से आपको चीनी इसमें चाहिए होती है। इसी तरह इमली की चटनी में भी जो है वो चीनी जो है वो अच्छी खासी डलती है। और खुबानी की चटनी में सिर्फ़ चीनी डलती है, इसमें और कोई भी आपका स्पाइस ऐड नहीं हम करेंगे। इसमें सिर्फ़ आपने सिरका ऐड करना है ताकि इसको फंगस ना लग जाए, ये ख़राब ना हो जाए और फ्रिज में ये तकरीबन 1 महीने तक जिसे कहते हैं बच जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिरका ऐड करेंगे, या फिर अगर आपके पास टाटरी है या इजीली अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से ये जो है ना, एक तो ख़राब नहीं होगी, इस पे फंगस वगैरह नहीं लगेगा। बाकी ये कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हाफ़ जो है वो फ्रीज़ कर दें और हाफ़ बोतल में डाल के नीचे फ्रिज में रख दें। 15-20 दिन वो चलेगी, या एटलीस्ट 15 दिन उसको चलाएं और फिर दोबारा ऊपर से और निकाल लें। थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसके अंदर ऐड किया है
अक्सर आपने देखा होगा बाज़ार में भी थोड़ी ऑरेंज वाली मिलती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर ऐड किया है। और ये जो ऊपर झाग बन रही है ना, इससे परेशान नहीं होना, ये नेचुरल मतलब ये ऐसे ही होता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। अब हमारी चटनी तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि इसका शीरा भी पक गया, इसको अच्छे उबाले आ गए हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ठंडा आप करके तो बॉटल्स में डाल लें। उसके बाद जी यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ इमली की चटनी। तो इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली का पल्प जो है वो निकाला है। आपने क्या करना है कि रात में इसको भिगो के रख देना है, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी पल्प इसका निकालने में। बस आपने भीगी हुई इमली को अच्छे से मैश करना है, कोशिश करनी है कि इसकी गुठलियाँ और पल्प अलग हो जाए। उसके बाद ये इस तरह मैंने देखें इसको एक दफ़ा स्ट्रेनर अपनी ये जो टोकरी सी थी, इससे ये थोड़ी मोटी वाली टोकरी लीजिएगा ताकि आसानी हो इसमें से पल्प नीचे जाने में। उसके बाद आप थोड़ा और पानी ऐड करेंगे इसी डोंगे में, और इसको अच्छे से मसलेंगे कि गुठलियाँ और जो पल्प है ना वो अलग हो जाए। ठीक है, ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन ये कि फिर इससे बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी इमली की चटनी बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, और ये भी क्योंकि रात में भीगी हुई है इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, आसानी से हो रहा था। तो बस आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बचत हो जाए, कि आपकी गुठलियाँ वगैरह सारी वैसे ही निकल आएँ और पल्प अच्छे से निकल आए। अब यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसका पल्प, और वो मैंने देगची में ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये देखें, इसमें मैंने जितना पानी पल्प के लिए ऐड करना चाहा था, इसका पल्प निकालने के लिए, ये उतना ही पानी है, मज़ीद मैंने नहीं डाला। आपको अगर चाहिए और पानी आप डाल भी सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से पकना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डालने हैं स्पाइसेस। इमली की चटनी, क्योंकि इमली बहुत खट्टी होती है, इसमें चीनी भी अच्छी खासी डलती है। इसके अलावा इसकी जो खटास है उसको बैलेंस करने के लिए इसमें नमक और इसमें बाकी स्पाइसेस भी डलते हैं, और ये खट्टी मीठी सी बनती है। तो इसमें जो स्पाइसेस हैं वो हम डालेंगे। आधा किलो इमली थी, जिसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून के करीब नमक। उसके बाद आधा किलो ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च, जो कि डलेगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, भर कर आपने ये चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद आपने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करना है, वो भी 1 टीस्पून भर कर डालना है। आप इसके जो स्पाइसेस हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं बाद में भी, अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। उसके बाद आपने इसमें डालना है ज़ीरा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इमली की चटनी में, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता या बच्चों के मुंह में आएगा तो फिर बेशक ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दीजिएगा। मुझे ज़ीरा अच्छा लगता है पर्सनली, इसलिए मैं ये डालती हूँ। तो बस हाथ से मसल कर आपने अच्छे से ज़ीरा इसके अंदर डाल देना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे। बस आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और इसका भी सेम वही प्रोसीजर होगा कि इसको भी हम ख़राब होने से बचाने के लिए थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड कर देंगे, तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर सिरका नहीं डालना तो आप टाटरी डाल दें, अगेन वही चीज़। तो इनसे इमली की चटनी वगैरह महीना भी फ्रिज में पड़ी रहेगी तो कभी ख़राब नहीं होगी। बस इसको आपने तब तक पकाना है जब तक आपको रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हासिल ना हो जाए, लेकिन स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छे से इमली पक जाए, उसमें कच्चापन ना रह जाए, मसाले भी अच्छे से पक जाएं, यकजां हो जाएं, और इसकी ना तार बनना शुरू हो जाए, इमली की चटनी की तार बनना शुरू हो जाए। मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया। लोग कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं उसको थोड़ा एक सॉसी टाइप लुक देने में, लेकिन हम इसको नेचुरली रखेंगे। कॉर्नफ्लोर वगैरह किसी चीज़ में ऐड नहीं करना। बस इसकी तार बन जाए मतलब शीरा पक गया है। अब मैं इसमें सिरका ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, और हल्का सा इसको और 2-3 जोश दिलवाऊँगी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो मेरी रिक्वायर्ड जितनी मुझे चाहिए उतनी मुझे हासिल हो जाए। इसका भी वही अगेन मैं बात कहूँगी कि इसको इतना सा पतला रखिएगा कि ठंडा होने के बाद ये बॉटल से आसानी से निकल सके, और ठंडा होने के बाद इसने गाढ़ा होना है, और आपने फ्रिज में इसको रखना है तो ऑफ़ कोर्स फ्रिज में ये गाढ़ी होगी। तो इसलिए उतनी सी कंसिस्टेंसी रखिएगा। हमारी इमली की चटनी तैयार है। अब आते हैं जी आलू बुखारे की चटनी, जो कि सबको बहुत पसंद होती है, शादियों में भी मिलती है और हम बड़े मज़े मज़े से खाते हैं। यहाँ पर मैंने आलू बुखारे लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब। इसको हमने रात में नहीं भिगोना, इसको जब हमने पकाना है ना बस उसको वॉश करना है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया, और ये जितनी देर में मैं आपको बता रही हूँ बस इतनी देर ही ये भीगी रही है। इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें इसको आप पतीली में, ठीक है, और इसको हम पकाएंगे यहाँ तक कि आलू बुखारे जो बेस पे थे, जैसे जब ये हम आलू बुखारों को बनाएंगे इसके अंदर डोंगे में हमने सॉरी देगची में हमने इसको डाला है, तो ये बिल्कुल बेस में बैठे हुए हैं। तो आपने जब इसको 3-4 जोश आएंगे ना तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, बेस छोड़कर ऊपर ऊपर आ जाएंगे।
दैट मीन्स कि आपके आलू बुखारे बिल्कुल पक गए हैं। ये इतने सॉफ्ट से होते हैं तो हम वैसे भी बड़े मज़े से खा जाते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आप आलू बुखारे डालें साथ में चीनी भी डाल दें ताकि चीनी भी अच्छे से पक जाए, उसका शीरा जो है वो तैयार हो जाए। तो बस आपने क्या करना है, आलू बुखारों को आपने डालना है, साथ ही चीनी डाल देनी है, या पहले शीरा तैयार कर लें फिर आलू बुखारे डाल लें, तो दोनों आलमोस्ट सेम ही चीज़ें होंगी। उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 जोश दिलवाने हैं इसको, और आपकी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। इस दौरान आप चाहें तो 2-3 लौंग भी डाल सकते हैं, उससे ज़रा खुशबू फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें सारे ऊपर आ गए हैं आलू बुखारे, शीरा बन गया है, तार बनना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अगेन सिरका, क्योंकि इसको भी हमने प्रिज़र्व करना है, दैट्स वाई हम इसमें सिरका डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। पिछले साल मैंने इसमें रेड कलर डाला था तो वो कुछ ज़्यादा ही रेड सी बन गई थी। इस साल मैंने इसमें ऑरेंज कलर डाला है तो ये ऑरेंज ऑरेंज रह गई है। तो खैर अब मैं इसको ऑरेंज ही रहने दूँगी। आपको जो कलर पसंद हो आप वो डाल लें। कुछ लोग इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी डालते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसका फ्लेवर इस चटनी में नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। कुछ लोग कलर और खुशबू के लिए ना वो भी ऐड करते हैं, तो वो भी ठीक है, जिनको वो फ्लेवर पसंद है वो लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने फूड कलर इसके अंदर ऐड किया है, और अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी, एंड दैट इज़ इट, हमारी ये चटनी भी तैयार हो गई है। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर शामिल करते हैं चारों मगज़, मुझे वो नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसके अंदर हमेशा मैं इसके अंदर बादाम ऐड करती हूँ, मुझे बादाम पसंद है। तो ये है जी हमारी चटनी की लुक। आई होप आपको ठीक ही लग रही होगी, बस इसका कलर डिफरेंट है, बाकी इसका फ्लेवर तो बिल्कुल ठीक बना है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चटनियाँ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरी चटनियों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ज़रूर बनाइएगा। आपके भी दस्तरखानों में थोड़ा सा एहतमाम लगना चाहिए, और इन चटनियों से ना बड़ा एक एहतमाम लग जाता है। मल्टीपल वैरायटीज़ होती है चटनियों की खाने के साथ, तो मज़ा जो है ना खाने का दुबाला हो जाता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।